हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक। शुरुआत करते हैं हम लोग पार्ट 3। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो देखिए, बात यह है कि जब भी आपको फिजिक्स में या ज़िंदगी में वेरिएबल नाम सुने तो आपको डरना चाहिए। वेरिएबल कहने का मतलब कोई आदमी का दिमाग अगर वेरिएबल हो, ठीक है, वो हमेशा अपनी बात पे कायम ना रहे, तो उन लोगों से आप सावधान रहें। तो ये हो गई दुनिया की सीख। लेकिन अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी जब भी वेरिएबल आता है, कोई फोर्स हो या कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर आपको मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा। खास करके जो मेडिकल वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि उन लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से उतने अच्छे से डील नहीं करना आता। इंजीनियरिंग वाले दिक्कत होगा, लेकिन मैं उनको ये कहकर निकल जाऊँगा कि आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, यू नो हाउ टू इंटीग्रेट एंड डिफरेंशिएट, करेक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो उस केस में हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने होंगे। प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाता है कि वेरिएबल को कैसे डील करना है और किस टाइप से एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो पहले आपको वही सीखना है। तो अगर दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिक्कत सबको होता है, तो ये मानकर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगर क्वेश्चन में सिचुएशन ये दे रखा है कि कोई फोर्स ए फैक्ट हो रहा है मास एम पे, और इस केस में मैं मान लेता हूँ कि फोर्स वेरिएबल है। पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि फोर्स वेरिएबल हो। तो देखिए, दिक्कत ये होता है कि पहले अगर आपका फोर्स कांस्टेंट होता था, तो फोर्स को कांस्टेंट होता था तो आप बोलते थे क्या, एफ एस कॉस थीटा। आप क्या बोलते थे, एफ एस कॉस थीटा। और खास करके जब एफ इसी डायरेक्शन में लग रहा हो तो कॉस थीटा जीरो हो जाता था, कॉस थीटा जीरो हो जाता था, कॉस थीटा आपका वन हो जाया करता था। ये कितना हो जाता था, वन हो जाया करता था, राइट। लेकिन वेरिएबल फोर्स होने से क्या दिक्कत होती है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए, अगर फोर्स वेरिएबल होती है तो दिक्कत ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर इसने थोड़ा सा मूव किया और यहाँ पर फोर्स का है 10 न्यूटन, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब 10 न्यूटन इनटू इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, आपने वर्क डन निकाल लिया। नेक्स्ट मोमेंट पे ये हो गया, सपोज कीजिए कि 11 न्यूटन, तो आपको फिर से फोर्स 11 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट करना होगा। फिर आपका नेक्स्ट मोमेंट पे सपोज कीजिए 12 न्यूटन हो गया। तो मैं मानता हूँ कि इस केस में ऐसे ऐसे फोर्स बढ़ते जा रहा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को फोर्स वहाँ पर के फोर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स एट दैट पॉइंट, देन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स एट दैट पॉइंट। आपको सारे डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स करने होंगे और ऐसे से करके सारे को आपको ऐड करना होगा, तब आपको मिलेगा वर्क डन। तो क्या मिलेगा, वर्क डन। यही दिक्कत है आपको। अब क्या होता है कि मैंने तो ये तो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया, लेकिन होता क्या एक्चुअल लाइफ में, कि एक्चुअल लाइफ में फोर्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं। मतलब वो एक्स के साथ जैसे एक्स 0.1 मिलीमीटर भी चेंज होगा तो फोर्स आपका वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ऐसे फोर्सेज रहते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वेरिएबल है आप क्या कर दीजिए, बोलिएगा क्या कि मान लीजिए किसी मोमेंट पे एफ का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू एफ है, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू आपका बॉडी यहाँ पर पहुँच चुका है, फोर्स का वैल्यू एफ है, और उस एफ फोर्स के कारण आपने दिया है डीएक्स डिस्प्लेसमेंट। उस एफ फोर्स से आपने दिया है डीएक्स डिस्प्लेसमेंट। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में अब मैं ये तो मान सकता हूँ कि इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, अगर 1 मीटर चले तब ना फोर्स को चेंज होने का टाइम मिलेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो भले ही फोर्स चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट मैंने कर रखा है, ये 0.0000, जब तक आपका ज़िंदगी नहीं खत्म हो जाए तब तक आप जीरो बोलते रहे, लास्ट में आप वन बोल दे। तो इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है। तो इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट में भले ही फोर्स कितना भी तेज़ी से चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पर सपोज कीजिए कि फोर्स 2 न्यूटन है और यहाँ पर सपोज कि 1000 न्यूटन हो जाए, मतलब फोर्स बहुत ज़्यादा से तेज़ी से चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा रखूँगा, इतना छोटा रखूँगा कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में मैं मान सकता हूँ कि फोर्स का वैल्यू क्या आ सकता है, कांस्टेंट आ सकता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है, उसको फोर्स को चेंज होने के लिए थोड़ा सा तो गैप चाहिए, थोड़ा सा तो वक्त दो उसको। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या तरीका डेवलप करते हैं, एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मतलब इस केस में तो इंटीग्रेशन आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम लोग कैलकुलस का यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलस क्या होता है कि छोटे से चीज़ों से डील करना होता है। हम लोग कैलकुलस हमेशा हम लोग को बताता है कि कैसे कैसे हम लोग छोटे से चीज़ों को डील करेंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कैलकुलस को डिस्कवर किया था। जब उन्होंने डिस्कवर किया था, सोचिए कितनी बड़ी बात है, राइट। और उन्होंने बोला
कि अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो आप क्या कीजिए कि आप एफ फोर्स, यहाँ पर सपोज कीजिए कि फोर्स एफ है और एफ फोर्स पे आप सपोज कीजिए कि आपने दे दिया है dx डिस्प्लेसमेंट, और dx दुनिया में सबको पता है कि dx बहुत ही छोटा क्वांटिटी होता है। कितना छोटा होता है? तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आप 0,0,0,0,0,0 बोलते जाइए, पॉइंट आगे लगाकर, आगे पॉइंट लगाकर आप 0,0,0,0 बोलते जाइए और लास्ट में 1 बोल दीजिए, तो उतना छोटा होता है ये dx। तो आप क्या बोलिए कि आप छोटे से डिस्प्लेसमेंट को देकर आप यहाँ पर एक छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट कर दीजिए, और इस छोटे से वर्क डन का नाम रखिए क्या? एफ डॉट डी एक्स। आप क्या रखिए? एफ डॉट डी एक्स। ठीक है। अब देखिए बहुत सारे केसेस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे केसेस में एक डायरेक्शन में रहेंगे, तो एफ डॉट डी एक्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और एफ डॉट डी एक्स को तोड़ने के बाद आप कॉस 0 डिग्री ले सकते हैं, कॉस 180 जो भी आपका हो, अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा हो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो अलग की बात है। तो ये आपका डी डब्ल्यू हो जाएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट क्यों करते हैं? ऐड करने के लिए। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आपका डब्ल्यू हो जाएगा, जैसे डी एक्स का एक्स होता है, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डी डी डब्ल्यू हो जाएगा, वर्क डन टोटल इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, इज इक्वल टू एफ डॉट क्या हो जाएगा आपका? डी एक्स। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं अगर आपका फोर्स एक्स के साथ चेंज हो रहा हो या फोर्स वेरिएबल हो, सिंपल तरीके से। ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब मान लीजिए कि फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम लोग डब्ल्यू को बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट को हटाकर एफ डी एक्स कॉस 0 पुट कर सकते हैं, कॉस 0 डिग्री, और इसको आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, जस्ट एफ डी एक्स, नो डॉट और समथिंग। तो ये आप वर्क डन बोल सकते हैं, राइट। और आपको पता होगा, शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं इंटीग्रेशन का जो है लिंक वीडियो के राइट कॉर्नर के टॉप में दे दूंगा, राइट। आई थिंक आई सेड राइट, वीडियो के राइट कॉर्नर के टॉप राइट कॉर्नर में, सॉरी, वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में दे दूंगा, ठीक है। मैंने अभी अभी सीखा है देना। ओके, आई यूज टू नो दैट बट आई वॉज जस्ट लेजी, बट मैंने वो भी अब देना शुरू कर दिया, राइट। तो एफ डी एक्स मैं कर चुका हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि इंटीग्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, इसमें काफ़ी सारे टेक्निक्स भी हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स एरिया, एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व, एफ एक्स कर्व, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व होता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व गिव्स वर्क डन, गिव्स वर्क डन, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, राइट। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब देखिए जगह बचा हुआ है अभी, तो अब देखिए ये तो तब की बात हुई जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये यूनि डायरेक्शनल थे, ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था यहाँ पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शंस अलग अलग होता है, तो उस केस में हम लोग डी डब्ल्यू का वैल्यू डी एक्स नहीं लिखकर एफ डॉट डी एस लिखते हैं। एफ डॉट क्या लिखेंगे? डी एस लिखेंगे। डी एस मतलब एक्स में भी हो सकता है, वाई में हो सकता है, जेड में हो सकता है, तीनों में एक ही साथ हो सकता है। और डी एस का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ को लिख सकते हैं आप एफ एक्स आई कैप, एक्स फोर्स के पास एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा और जेड कंपोनेंट भी हो सकता है। तो हम लोग दोनों को आई कैप, जे कैप और के कैप में लिख देते हैं। तो एफ को लिख सकता हूँ एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, डोंट बी स्केर्ड, आई नो दैट, डॉट डी एक्स, डी एस का वैल्यू हो सकता है आपका डी एक्स में भी चल सकता है बॉडी, डी वाई में भी चल सकता है बॉडी, एंड डी जेड में भी चल, जेड एक्सिस में ही चल सकता है बॉडी, के कैप। तो ये हो गया डी डब्ल्यू। यहाँ से आप डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं, आपको पता है कि इसको डॉट प्रोडक्ट को कैसे डील करते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, राइट। और आप इंटीग्रेट कर दें तो आपको निकल जाएगा वर्क डन। तो यहाँ वर्क डन जो हो जाएगा आप फाइनली लिख सकते हैं
अब देखिए यहाँ पर x इनिशियल से x फाइनल आपको पुट करना होगा, मतलब यहाँ पर x में लिमिट है क्योंकि वेरिएबल क्या है x, dx आपने लिखा है तो मतलब वेरिएबल x है वहाँ पर। इसका y इनिशियल से आप y फाइनल लिखेंगे और इसका z इनिशियल से आप z फाइनल लिखेंगे। मतलब फाइनली मैं ये लिखूँ कि अगर थोड़े से अच्छे से लिखना चाहूँ मैं इसको तो मैं लिख सकता हूँ कि w विल बी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, राइट। इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम x initial to x final, y initial to y final, z initial to z final, करेक्ट। क्योंकि आपको तो ये पता है ना कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप बॉडी को पुश करते करते लेकर चले गए दिल्ली। तो ये आपका वर्क डन हो गया, राइट। तो आपको याद रखना है कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन अगर निकालना हो तो आप एफ डॉट करेंगे, एफ डॉट डी एस करेंगे। कभी डी एस जो हो सकता है डी एक्स के बराबर हो सकता है, कभी डी एस जो हो सकता है एक्स वाई जेड तीनों में अगर है तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जेड कैप प्लस डी जेड के कैप हो सकता है, राइट। और एक और बात कि अगर आपका एक डायरेक्शन में है तो एफ डी एक्स का मतलब ये हो गया कि ये दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ फोर्स वर्सेज डिस्प्लेसमेंट कर्व, और कैसे एफ वर्सेज एक्स कर्व, एफ वर्सेज एक्स कर्व, एफ एक्स कर्व, राइट। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू 2x आई कैप एक्स ऑन अ बॉडी, एक्स ए बॉडी एंड बॉडी मूव्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 4 टू दैट मच सेंटीमीटर। तो मैं ये दिखाता हूँ कि फोर्स यहाँ हो चुका है 4 to 8 मीटर एक्चुअली हो गया है। देन फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। तो चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए आप जब शुरुआत ऐसे करेंगे तो ऐसा नहीं कि मैं जैसे पढ़ लिया आपको भी वैसे ही पढ़ना है। आप क्या कीजिए कि देखिए मैं अगर छोटा हुआ था तो क्या करता था, बहुत छोटा, ठीक है, उतना भी छोटा नहीं जितना आप इमेजिन करें लेकिन थोड़ा सा छोटा था, तो कि मैं क्या करता था कि फोर्स को लिख लेता था, ठीक है, आराम से बनाता था क्वेश्चन। तो फोर्स को लिखता था कि 2x आई कैप, फिर कोऑर्डिनेट्स लिख लेता था कि x इनिशियल मतलब 4 हो गया और x फाइनल जो हो गया है आपका 8 मीटर हो गया है, और बैठ कर सोचते रहता था, ठीक है। सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि मैंने पढ़ रखा है कि W इज इक्वल टू नथिंग बट एफ डी एक्स, ठीक है, ठीक है। ऐसे तो आपका आई कैप फोर्स ऑलरेडी दे चुका है कि फोर्स जो है एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो एफ डी एक्स आप कॉस जीरो पुट कर सकते हैं, ऐसे भी कॉस जीरो ही होता है हमेशा ऐसे केसेस में। तो एफ डी एक्स कॉस जीरो, क्योंकि फोर्स जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी भी चल रहा है एक्स इक्वल टू 4 से कहाँ जा रहा है 8, एक्स इक्वल टू 4 से 8 पता है कहाँ कहाँ होता है, ये हो गया है एक्स इक्वल टू 4 और ये का आपका हो गया एक्स इक्वल टू 8, और फोर्स भी जो है इसी डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि उसका आई कैप डायरेक्शन है, 2x आई कैप है, राइट, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको लिख कर बैठ जाता था, ठीक है, कभी कभी बैठ कर सो भी जाता था, कोई दिक्कत नहीं है, आराम करना चाहिए। तो ये आपका हो गया 2x डी एक्स इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x initial to x final, the value of x initial is 4, the value of x final is 8, right. So you will get in this case w is equal to, this is nothing but x square, the integration of 2x is x square. For that also you can refer my integration video that I have put it on upper right corner, ठीक है। तो 4 से आपका 8 हो चुका है, तो W इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 48 जूल। तो आपका कितना जाएगा 48 जूल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फोर्स F इज इक्वल टू 2x जे कैप एक्ट्स ऑन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू 4 टू x इक्वल टू 8, देन फाइंड वर्क डन। एक्चुअली द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम बट द डिफरेंस इज here the force is changing with x coordinate but the direction is along y axis, so that's very interesting. The interesting part is that if you draw the diagram, so the body is moving from x is equal to 4 to x is equal to 8, ठीक है। फोर्स है तो वैरी एक्स के साथ कर रहा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। वो जैसे से हम लोग बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो यहाँ पर फोर्स जो है अलग है लेकिन डायरेक्शन उसका वाई है, यहाँ पर फोर्स आपका वाई में ही है, हर जगह आपका फोर्स। एक्चुअली आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहेंगे ना तो मैं एक आपको दिखाता हूँ, कुछ अलग किया जाए, ठीक है। क्या बोरिंग सा पढ़ते जा रहे हैं।
एक्चुअली फोर्स एक्स के साथ लिनियरली वेरी कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर अगर फोर्स इतना है, यहाँ पर फोर्स थोड़ा और बड़ा होगा, यहाँ पर फोर्स थोड़ा और बड़ा होगा। बड़ा करने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा बढ़तेगा मैं उसका लेंथ बढ़ाते जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर का जो लेंथ होता है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स एक्चुअली बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा वाई एक्सिस में है। तो जैसे ही आप डब्ल्यू लिखेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू आप बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, तो एक्चुअली ये जो आ जाए इसको आप जब ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे क्या कि इस दिस इज नथिंग बट एफ डी एक्स cos 90 degree, and because of that the work done by force will be 0 जूल। 0 कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि डायरेक्शन को जरूर कंसिडर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। अ फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू 2x आई कैप प्लस वाई जे कैप, द वैल्यूज आर दिस मच। 2x आई कैप प्लस वाई जे कैप एक्ट्स ऑन ए बॉडी वेयर बॉडी मूव्स फ्रॉम ऑरिजिन टू पॉइंट 34, देन फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। तो मैं क्या बोलूँ कि अजीब बात है यार, इसमें तो बिल्कुल ही आसान सा चीज़ है। इसमें एक्स में ही बॉडी मूव करा है, वाई में ही बॉडी मूव करा है, तो W का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। हम लोग डायरेक्ट याद कर रखा है, पहले बस हुआ करता था एफ एक्स डी एक्स, अब आपका एफ वाई डी वाई भी आ गया, क्योंकि बॉडी एक्स और वाई दोनों में भी यूज कर रहा है, तो दोनों का हम लोग को बर्डन ऐड करना होगा, राइट। तो चलिए एफ एक्स का वैल्यू आपका एक्स कंपोनेंट जो है फोर्स का, वो आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं 2x है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 2x, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। ठीक है, तो आपका 2x dx हो चुका है, प्लस y का जो कंपोनेंट हो चुका है आपका y dy हो चुका है, क्योंकि y j कैप है। चलिए अब लिमिट पुट करते हैं, तो पॉइंट ये दिया हुआ है कि पॉइंट जो है P1 जो है वो आपका 0 0 से P2 कहाँ जा रहा है 3 4, मतलब x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 4। मतलब अगर हम लोग लिमिट पुट करने की कोशिश करें तो x का वैल्यू इनिशियल वैल्यू है आपका 0, फाइनल वैल्यू हो चुका है 3, y के इनिशियल वैल्यू है 0 लेकिन फाइनल वैल्यू हो चुका है 4। सो द हियर वी विल गेट w इज इक्वल टू, लेट्स इंटीग्रेट इट, सो x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज x स्क्वायर। फॉर दैट हाउ टू इंटीग्रेट इट, फॉर दैट यू कैन रिफर द लिंक given at the upper right corner, correct। so 0 3, right, plus y square by 2 integrating it from 0 to 4, correct। so it will give you a value of its 9 minus 0 plus 16 by 2 which is 8 minus 0, so 9 and 8 it's 17 जूल। ठीक है, तो ये 17 जूल आपको हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल अप हो चुका है थोड़ा यहाँ पर भी। क्वेश्चन ये है कि अ फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू दिस मच मीन्स एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। चलिए इसको हम लोग थोड़ा पिकअप कर लेते हैं, वैल्यू को हटा लेते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। एक बात कहावत है पता है कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है, ठीक है, तो मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। तो एफ इज इक्वल टू एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप एक्ट्स ऑन बॉडी वेयर बॉडी मूव फ्रॉम ऑरिजिन टू पॉइंट 24, राइट। तो बॉडी जो मूव करा है, जो ऑरिजिन से मूव करा है कहाँ 24 पे, अलॉन्ग पाथ y इज इक्वल टू एक्स। अब ये देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स, ये पाथ क्यों इसने दिया, ये बात हम लोग को सोचने वाली है। देन फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, तो बोलूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को मान लिया जाए कि हम लोग नहीं जानते हैं, अभी हम लोग को नहीं खबर है कि दुनिया में कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, और नहीं पता होने के कारण मैं लिखूँगा कि मैं सिंपल सा लिखूँगा एफ एक्स डी एक्स और लिखूँगा फिर एफ वाई डी वाई, राइट। और इसको मैं बोलूँगा कि चलिए कर देते हैं इंटीग्रेट, और मैं बोलूँगा कि यहाँ पर करना है एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल और यहाँ पर वाई इनिशियल से वाई फाइनल, राइट। तो आप जब W लिखेंगे तो चलिए एफ एक्स कितना हो चुका है एक्स वाई डी एक्स, इनिशियल एक्स इनिशियल इज 0 एंड एक्स फाइनल इज 2, प्लस एफ वाई डी वाई इट मीन्स वाई स्क्वायर डी वाई, इनिशियल इज लाइक 0 एंड फाइनल इज 4। अब देखिए जैसे ही मैं इंटीग्रेट करने बैठूंगा ना,
तो मैं बोलूँगा कि अरे यार ये तो लोचा लग गया, लोचा मतलब प्रॉब्लम हो गया। तो दिक्कत ये हो गया कि यहाँ पर x इंटू वाई है। अब वेरिएबल तो यहाँ मतलब इंटीग्रेट तो करना है, x के वेरिएबल क्या है dx, मतलब x को तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, y को कैसे इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि और एक बात तो पता है कि y भी चेंज हो रहा है, जैसे ही बॉडी जो है यहाँ से यहाँ गया है तो y भी आपका चेंज हो रहा है, राइट। ये आपका 2 4 है। तो अब दिक्कत ये है कि y वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, x को तो हम लोग को इंटीग्रेट करने आता है, लेकिन y को कैसे इंटीग्रेट कर दे। तो उसके लिए इसने एक इक्वेशन दे रखा है कि y जो है हमेशा x के साथ कैसे रिलेटेड है, तो y इज इक्वल टू 2x है। तो जहाँ भी आपको ऐसे वैल्यूज़ को रिप्लेस करने का जरूरत पड़े आप फटाफट यूज करें और आप लिखेंगे x इंटू 2x dx, integrating it from 0 to 2 plus integration of y square dy, and this one was easy, 0 to 4. So here you will get a value of, we have a lot of space, so w is equal to, it's nothing but 2x cube by 3, okay the calculation is difficult now, plus it's y cube by 3 integrating it from 0 to 4, correct। तो हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो आ जाएगा आप पुट करेंगे तो 16/3 माइनस 0 प्लस 64/3 माइनस 0, राइट। सो 16 एंड 64, 80/3 जूल। तो वर्क डन जो हो जाएगा 80/3 जूल। तो ऐसे केसेस में, जिस केस में आपका जो है, कैसे केसेस में वो पाथ दिया करेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जिन केसेस में एक्स जो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट जो है वो वाई पे भी डिपेंड करे, वाई कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करे, या वाई कंपोनेंट जो है एक्स कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करे, मतलब इंटरचेंज हो कुछ ऐसा। लास्ट केस में जो था उसमें देखिए कि एक्स जो एफ एक्स कंपोनेंट था उसमें वो बस एक्स पे डिपेंड करता था, वाई कंपोनेंट बस वाई पे डिपेंड करता था, लेकिन इस केस में जो एक्स कंपोनेंट है वो वाई पे ही डिपेंड करे। तो ऐसे केसेस में, जो सेकंड केस है, वैसे केसेस में आपको पाथ की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं कि कुछ भी आंख बंद कर कोई सेट करता है, क्वेश्चन सोच समझ कर सेट करता है, राइट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वो 5th नंबर क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिया कि बॉब ऑफ मास एम इज टेकन अलोंग सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ फोर्स सर्कुलर पाथ, ये आपको याद रखना है, मतलब डॉटेड पाथ को मैंने फॉलो किया है। अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एफ इज एक्टिंग, देन फाइंड द वर्क डन बाई ग्रेविटी, टेंशन एंड फोर्स एफ आपको निकालना है। तो आप क्या बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा चीज़ है, कोई बच्चों वाला खेल है। जब बॉडी यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, तो ग्रेविटी का वर्क डन आपको निकालना। तो ग्रेविटी तो पता है कि हमेशा नीचे लगता है, एम जी की तरफ, एम जी नीचे लगता है, तो एम जी नीचे लग रहा है। देखिए अब फोर्स कांस्टेंट है आपका, ठीक है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो आपको एक बात पता है, बहुत ही भयानक चीज़ होती है यहाँ पर सोल्यूशन में, कि इफ़ एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट, कहीं भी अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन निकालना आपका आसान होता है। वर्क डन आप बोलते हैं क्या कि एफ डॉट डेल्टा एस, या एफ डॉट एस, मतलब जो भी बोलिए आप, कि एफ डॉट डेल्टा एस होता है, या बोलिए कि डायरेक्ट होता है आपका एफ एस कॉस थीटा। चलिए डेल्टा हटा देते हैं, डेल्टा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो एफ डॉट एस आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ एस कॉस थीटा, राइट। तो ये आपका हो जाता है वर्क डन, इतना, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक कंक्लूजन यहाँ पर आता है कि अगर आपका फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि बस डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखिए एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, एस जो है क्या हो, डिस्प्लेसमेंट है आपका। अब एस डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्क डन इस केस में होता है, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो जो वर्क डन होता है आपका वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, नहीं कि पाथ पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, राइट। तो इस केस में आपको अगर निकालना हो तो आप बोले क्या कि भले ही पाथ इसने कर्व फॉलो किया हो, लेकिन गया तो यही है। अगर यहाँ पे वो गया है तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपको सबको दिख रहा है कि कितना हुआ है, ये हुआ है डिस्प्लेसमेंट √2l, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है √2l हुआ है, राइट। तो ऐसे केसेस में अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो हम लोग एक नोट बनाते हैं, एक्चुअली वो सही आएगा।
if force is constant, then work done by force depends on displacement. It means initial एंड फाइनल क्या बोल सकते हैं, पोजीशन, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपके सपने में आना चाहिए। इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन द ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, करेक्ट। तो चलिए, तो हम लोग इसको अब यूज करते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको निकालना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा फर्स्ट केस में वर्क डन बाय एम जी इज इक्वल टू, जो फोर्स है आपका एम जी हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट √2L हो चुका है, और दोनों के बीच में एक्चुअली एंगल हो चुका है 145 डिग्री। तो इसको लिखेंगे cos 145 डिग्री। अब सोचिए क्यों हुआ है, ठीक है, आप तो सोच ही सकते हैं, क्योंकि ये 45 डिग्री है। एक्चुअली ये जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है वो आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, और जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स लेते हैं वो ये लेते हैं, ठीक है, दोनों को टिल्ट टुगेदर करते हुए और दोनों के बीच का एंगल, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, जो ग्रेविटी और जो डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, एक्चुअली ग्रेविटी निगेटिव वर्क कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटी जो है निगेटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी उसको नीचे कर रहा है, मतलब उसको सपोर्ट कर ही नहीं रहा। तो इसको हम लिखेंगे एम जी इंटू √2L इंटू एक्चुअली -1/√2 cos, दैट इज cos ऑलमोस्ट, दैट वैल्यू इज माइनस ऑफ cos 45, और सॉरी this value is not -145, sorry, not 145, it's 135, right, 135, करेक्ट। तो ये आपका इतना हो जाएगा। तो जो वर्क डन बाई ग्रेविटी हम लोग लिखने वाले हैं, एम जी इज इक्वल टू -mgl। आप इसको दूसरे तरीके में कंपोनेंट वाले तरीके से ही बना सकते हैं, फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट फोर्स के अलोंग आ चुका है वो एल आ चुका है, क्यों, क्योंकि वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना है आपका, एल है। वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स जो है वर्टिकली लग रहा है, ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है, वर्टिकली लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का भी कंपोनेंट हम लोग क्या लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में, और है कितना, एल, ठीक है। तो एम जी इंटू एल, लेकिन माइनस क्यों, क्योंकि ग्रेविटी ने निगेटिव वर्क किया है, बॉडी को उसने नीचे फोर्स लगा रखा है, मतलब उसको सपोर्ट कर नहीं रहा है। सेकेंड पोर्शन जो आपका वर्क डन बाई टेंशन आपको निकालना है, वर्क डन बाई टेंशन। अब देखिए टेंशन जो है बहुत टेंशन का चीज़ है। टेंशन जो है यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है। क्यों वेरिएबल फोर्स है, कि सोचिए आपका बॉडी जो है यहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ से हर मोमेंट पे तो टेंशन जो है हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है और स्ट्रिंग के अलोंग लग रहा है। वो क्या लग रहा है, स्ट्रिंग के अलोंग लग रहा है। और हर मोमेंट पे एक्चुअली आप देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे, ध्यान से देख रहे हैं, तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो क्या देखे आपको मिलेगा, क्या कि टेंशन जो है डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल में है ds, और टेंशन जो है रेडियल के लॉन्ग है। डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल में है और जो टेंशन है हमेशा रेडियल में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय जो टेंशन है आपका टी डॉट, एक्चुअली आपको स्मॉल यूज करना होगा, टी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, लेकिन दोनों हमेशा परपेंडिकुलर हैं, तो आप लिख सकते हैं टी डी एस कॉस 90, और उसके कारण जो आपका वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन टेंशन, वो आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो वेरिएबल फोर्स में हम लोग कैसे डील करते हैं, टेंशन था वेरिएबल, मैंने यूज़ किया एलिमेंट्री मेथड, मैंने छोटा छोटा इंटीग्रेशन किया, राइट। चलिए अब थर्ड केस की बात करें, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो थर्ड केस की बात करें कि वर्क डन बाई फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एफ ही है वो, आपको आंसर एफ के टर्म में लिखना है। इफ़ इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग हॉरिजेंटली, ठीक है, तो अगर वो हमेशा हॉरिजेंटली एक्ट हो रहा है, राइट, तो अगर वो हमेशा हॉरिजेंटली एक्ट हो रहा है तो उस केस में फोर्स एफ कितना वर्क कर रहा है, राइट। तो मैं बोलूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ऐसे बहुत है कि जगह कम है, लेकिन क्या किया जाए। तो मैं क्या बोलूँगा कि फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको दो पार्ट में कर लेता हूँ। तो थर्ड का पार्ट ए आपका हो जाएगा कि अगर
बॉडी यहाँ से यहाँ गई और आपको निकालना है वर्क डन, तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि वो हमेशा हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है, राइट। तो हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है, तो वर्क डन बाई जो फोर्स निकालिएगा इस केस में आप लिखें कि एफ डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा, राइट। यार हमेशा मैं डेल्टा एस क्यों लेता हूँ, एस बोलना अच्छा लगता है। तो फोर्स जो हो चुका है आपका एफ है, डिस्प्लेसमेंट जो है √12 हो चुका है, सबको पता है दुनिया में कि डिस्प्लेसमेंट जो है ऐसे केस में √12 हो चुका है, और दोनों के बीच का जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कॉस 45 डिग्री है। तो आपका आ जाएगा कितना, एफ इंटू एल। आप कंपोनेंट का तरीका भी यूज कर सकते हैं। ये वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट मतलब कॉन्सेप्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारा तरीका बता रखा है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है, यहाँ पर थोड़ा हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे, सॉरी हम लोग यूज करेंगे, राइट। ये आपके अकॉर्डिंग था वेस्ट करना। तो देखिए अगर आपका जो है फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, राइट, तो हमेशा अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्चुअली एक्ट होगा तो होगा क्या कि हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स एक्चुअली पॉजिटिव वर्क करेगा। मैं फिर से आपको दिखा दूँ, थोड़ा बैक में चला जाता हूँ कि यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कि बॉडी आपका यहाँ पर होगा तो फोर्स हमेशा टेंजेंशियली एक्ट हो रहा है। तो इस डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए या बोलिए कि डी, हम लोग क्या नाम दे दें, डी एस डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स जो है वो पॉजिटिव वर्क करेगा। तो हर जगह जो एंगल है इस केस में हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एंगल है वो 0 डिग्री है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए। फोर्स ऐसे लग रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही हो रहा है, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस केस में आपको क्या करना है कि वर्क डन जो निकालना है वो करना है एफ डॉट डी एस, करेक्ट, और उसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या बोलूँ कि हर मोमेंट पे जो दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री ही है, सॉरी 0 डिग्री है। तो मैं बोलूँ कि एफ डी एस आप इसको कर लीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, इसने मैंने मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में। तो फोर्स को आप बाहर निकाल लीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए डी एस का। अब डी एस का इंटीग्रेशन मतलब जानते हैं क्या होता है, वो होता है कि सारे डिस्प्लेसमेंट का एडिशन। तो डिस्प्लेसमेंट का जो एडिशन होगा वो आपका एक क्वार्टर सर्किल हो जाएगा, राइट। क्वार्टर सर्किल का जो वैल्यू होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्वार्टर सर्किल का, एक्चुअली ये दिस इज नथिंग बट π/2 इंटू एल। ये पूरे पेरीफेरी 2πr का 1/4 होगा, ठीक है। तो 2πr 2πl/4 आप करेंगे तो π/2 आ जाएगा, राइट। तो द वर्क डन हियर विल बी इक्वल टू πfl/2। ये हो जाएगा आपका, मतलब मैंने πl/2 क्यों लिखा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ से जब बॉडी यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये जो लेंथ होगा हर छोटे छोटे ds डिस्प्लेसमेंट का जो समेशन होगा वो हो जाएगा आपका 2πl/4, राइट। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब, राइट। तो ये आपका πfl/ कितना आ जाएगा 2, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको फटाफट खत्म करेंगे। हम लोग इसका थ्योरी पहले ही पढ़ रखा है हम लोगों ने। क्वेश्चन ये दिया कि वेरिएबल फोर्स F is acting along x axis as shown in the graph, then find work done by force between x is equal to 0 to x is equal to 6 मीटर, राइट। तो आपको वर्क डन निकालना है, तो आपको बोलेंगे क्या कि वर्क डन जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग राइट हो रहा है तो एफ डी एक्स आप लिखेंगे ही लिखेंगे। अच्छा तो आप cos 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को टाइम वेस्ट करने में कोई हर्जा नहीं है, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बस वीडियोस को अपलोड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगते हैं। तो इसको आप लिखेंगे एफ डी एक्स, और एफ डी एक्स को आप जब देखते रहेंगे एक्स इनिशियल से लेकर एक्स फाइनल तक, तो आप देखते देखते बोलेंगे क्या कि अरे यार मैं तो भूल ही गया था, ये तो एरिया है, ये तो एरिया ऑफ कर्व है, ठीक है। और यहाँ पर तो कर्व आपको दिखाया गया है। तो आप ऐसे केसेस में अगर आपको कर्व दिखा दे तो आप डायरेक्ट एरिया यूज कर लीजिए, और यहाँ पर एरिया निकालना आसान है। ये आपका ट्रायंगल हो चुका है तो एरिया जो हो जाएगा हाफ इंटू बेस जो है आपका 6 हो चुका है। आपने शायद देख रखा होगा कि बेस जो है 6 है और हाइट जो है आपका 10 हो चुका है, राइट। तो हाफ इंटू 6, सॉरी नॉट 8, इट्स 6 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 30 जूल, विच इज इक्वल टू 30 जूल, राइट। सो दिस इज इक्वल टू द वर्क डन। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेज यूज करेंगे, कंजर्वेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेज एक्चुअली यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।